राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बदलाव। निशा की शादी को 2 साल हो गए थे, पर आज तक वह ससुराल में एक पल भी सुकून से नहीं रह पाई थी। घर में सास ससुर के साथ ननद और देवर भी उससे उखड़े हुए ही रहते थे। वह कोई भी काम करती तो सब उसमें टोका टाकी करते थे। निशा की जिंदगी पहले ऐसी नहीं थी। शादी से पहले वह काफ़ी चंचल स्वभाव की थी। कोई भी काम मन होता तो करती थी, वरना मना कर देती थी। वह किसी की भी बात अपनी शर्तों पर ही मानती थी। अगर उसे सही नहीं लगता था तो वह नहीं मानती थी। किसी भी चीज़ या बात के लिए वह बहस कर लेती थी। अपने पापा और भैया की तो वह लाडली थी। निशा की मम्मी अक्सर समझाया करती थीं कि तुझे अगले घर जाना है तो ऐसा स्वभाव ठीक नहीं है। कभी कभार सामने वाले की भी बात मान लिया कर और हर बात में बहस करना छोड़ दे, वरना दुख पाएगी। यह तो हम लोग हैं जो सहन कर लेते हैं, पर ससुराल वाले तो एक की 4 सुनाएंगे। अपनी मम्मी की बात को वह हवा में घुमा देती थी। अपनी मम्मी की बात सुनकर उसका भाई उसका सपोर्ट लेते हुए कहता था, मम्मी आप फालतू परेशान होती हो। अरे आपकी बेटी तो शेरनी है, शेरनी, किसी से डरेगी नहीं। पर शादी के बाद सब उल्टा हो गया। निशा को ऐसा परिवार मिला जहां बहू को हर तरह से दबाकर रखा जाता था। जहां बहू मतलब एक कठपुतली जो सबके इशारों पर नाचती रहे और उफ तक ना करे। बहू मतलब सुबह से शाम तक काम करने वाली जो कभी थके नहीं, और वह कभी किसी काम के लिए मना भी नहीं कर सकती थी। शादी को 2 साल हो गए थे, पर इन 2 सालों में निशा के चेहरे से हंसी गायब ही हो गई थी। वह इस जीवन को जीने की आदी हो गई थी। उसकी सारी मुस्कुराहट और अल्हड़पन अब जा चुका था। घर में जब से वह आई थी, सारे काम का बोझ उस पर डाल दिया गया था। किसी को कुछ भी काम होता था तो सब निशा को ही आवाज़ लगाते थे। सुबह की चाय से लेकर रात के दूध तक की हर जिम्मेदारी वह निभाती थी। निशा की सास के अनुसार बहू वह होती है जिसको बस काम और काम ही करना चाहिए। बहुएं काम करती ही अच्छी लगती हैं। हमेशा सुबह के नाश्ते में भी 2 वैरायटी बनती थी। किसी को पोहा पसंद होता है तो किसी को चाउमीन। देवर को प्रोटीन शेक पीना होता है तो ननद बबीता को ग्रीन टी चाहिए। ससुर आलोक जी को अदरक वाली मीठी कड़क चाय चाहिए तो सास मनीषा जी को फीकी चाय चाहिए। और पति अभिषेक का तो और भी बुरा व्यवहार था। वह हर बात के लिए निशा पर गुस्सा कर लेता था। सबके सामने चिल्लाकर बात करता था। जरा सा कोई काम छूट जाए, कोई सफाई बाकी रह जाए तो वह 10 बातें सुना देता था। कमरे की चादर ढंग से बिछी नहीं है, मेरा तौलिया सुखाया क्यों नहीं, शर्ट प्रेस नहीं है, सिलवटें हैं, रुमाल ढंग से नहीं समेटा है, मुझे नहीं मिल रहे, अरे कार की चाबी कहाँ रख दी, पानी की बोतल ठंडी नहीं है, ऑफिस के टिफिन में वैरायटी नहीं है। ऐसी ही बहुत सी छोटी छोटी बातों पर वह सबके सामने निशा पर चिल्ला पड़ता था। गुस्सा तो जैसे उसकी नाक पर ही धरा रहता था। गुस्से में वह निशा को ऐसी डांट लगाता था कि वह डरी सहमी सी रहने लगी थी। वह हर काम डर कर करती थी कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। उसके पापा की शेरनी ससुराल आते ही भीगी बिल्ली बनकर रहने लगी थी। घर में अभिषेक ही नहीं, उसके ससुर और सास का गुस्सा भी बहुत तेज था। वह भी छोटी सी बात पर बखेड़ा खड़ा कर देते थे। शुरू में उसने कुछ कहने की कोशिश भी की। अपनी गलती ना होने पर सफाई देनी चाहिए तो उसे डांटकर चुप करा दिया गया कि इस घर में बहू को कुछ भी बोलने का हक नहीं है, चुपचाप सुन और अपना काम किया कर। एक दिन वह रसोई में दूध गर्म कर रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी तो उसने देवर हिमांशु को दरवाज़ा खोलने को कहा तो वह गुस्सा हो गया। क्या भाभी, मैं क्या आपका कोई नौकर हूँ जो मुझ पर हुक्म झाड़ रही हो? खुद ही दरवाज़ा खोल दो। निशा दरवाज़ा खोलने गई और हड़बड़ी में गैस धीमी करना भूल गई। रसोई में दूध फैल चुका था। उसे देखकर मनीषा जी चिल्लाने लगी, तेरी माँ ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया कि गैस पर दूध रखा हो तो गैस धीमी कर देते हैं। अब इतने महंगे भाव का दूध तेरे मायके से तो आया नहीं है, इसके पैसे तू भरेगी क्या? निशा की आंखें भर आईं। निशा अब झेलते झेलते थक चुकी थी, लेकिन वह पलटकर अपने मायके भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके पापा दिल के मरीज थे। मम्मी पहले ही परेशान रहती थी, उनसे अपनी बात क्या कहती, और बड़े भैया की नौकरी भी छूट गई थी तो उनसे भी कुछ कहना बेकार ही था।
मायके का इतना तनाव, उस पर ससुराल वालों के ताने। निशा की जिंदगी ही बदल गई थी। अब वह डरी सहमी और चुप रहने लगी थी। हर बात में हामी भरना उसकी आदत हो गई थी। एक दिन वह अपनी ननद बबीता का कुर्ता प्रेस कर रही थी। तभी मनीषा जी ने आवाज लगाई तो वह दौड़ पड़ी। प्रेस जल्दबाजी में रख कर गई थी तो बैलेंस बिगड़कर प्रेस गिर गई और बबीता का कुर्ता जल गया। उस बात को लेकर बबीता ने भी बहुत सुनाया। बोली, ये कुर्ता मेरा फेवरेट था, आपके मायके से नहीं आया था। आपने तो जानबूझकर जलाकर माँ की भड़ास निकाल ली, पर मेरा तो नुकसान हो गया। निशा बोली, बबीता सब कुछ अचानक से हो गया, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। निशा ने सफाई देनी चाहिए पर बबीता भड़क गई। मम्मी, अपनी बहू को समझा दो, मुझसे फालतू में उलझ रही हैं। मैं तो उनके मुंह नहीं लग रही हूँ, अब गलती करी है तो मान क्यों नहीं लेती। फिर निशा से ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाई गई। ऐसे माहौल में उसका दम घुट रहा था। उसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। ससुराल में ही आसरा था और मायका वापस नहीं जा सकती थी। कुछ महीनों बाद उसके देवर हिमांशु की शादी तय हो गई, जिसकी सारी जिम्मेदारी निशा पर ही आ गई थी। घर के साथ उसे बाहर के लिए भी शॉपिंग करनी होती थी। इतने सारे काम होते थे कि वह थककर चूर हो जाती थी। रात को देर से सोती थी और सुबह जल्दी उठना होता था। इससे उसकी तबीयत गड़बड़ रहने लगी थी। लेकिन किसी को भी उसकी तबीयत और परेशानी से कोई लेना देना नहीं था। सब उससे भरपूर काम करवाते थे। पूरी शादी में बेचारी चेहरे पर मेकअप लगाए घूमती रही, पर उसकी आंखों में नींद और चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी। अब घर में छोटी बहू रिचा आ गई थी। रिचा मुंहफट थी और बराबर जवाब दे देती थी। मतलब वह ससुराल वालों का गुस्सा सहन नहीं करती थी। एक दिन वह भी रसोई में आटा गूंद रही थी तो तभी दरवाजे की घंटी बजी, पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो ससुर जी अपने कमरे से चिल्लाते हुए आए। रिचा, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? ये क्या तरीका है? अपने ससुर की बात सुनकर रिचा बोली, पापा, बड़ी भाभी तो पूजा कर रही हैं, मम्मी जी मंदिर गई हैं, हिमांशु नहा रहे हैं और जेठ जी सब्जी लेने गए हैं। बस बबीता दीदी ही फ्री हैं, वह टीवी देख रही हैं। वह तो दरवाज़ा खोल सकती थीं और वह दरवाजे के पास भी बैठी हैं। उसका जवाब सुनते ही आलोक जी सकपका गए और दरवाज़ा खोलने चले गए। सामने मनीषा जी थीं। इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे भूख लग रही है। बहू ने कुछ बनाया है या नहीं, या आज हमें भूखा ही रखेंगी? तभी पूजा खत्म करके निशा आती है और मनीषा जी से कहती है, मम्मी जी सब तैयार है, आप बैठिए। वह रसोई में गई तो देखा अब तक केवल आटा ही गूंदा था। उसने रिचा से पूछा कि सब्जी नहीं बनी, तो वह बोली, भाभी, भैया सब्जी लेने गए हैं, अभी समय लगेगा। तभी उनकी बातें मनीषा जी सुन लेती हैं। फिर अंदर किचन में आकर उन्हें डांटने लगती हैं। अब तुम दोनों आपस में बातों की खिचड़ी ही पकाती रहोगी या मुझे कुछ खिलाओगी भी? और ये क्या, अभी तक सब्जी भी नहीं बनी? और वह रिचा को सुनाने लगी। तो रिचा ने भी पलटवार जवाब दिया, मम्मी जी, घर में सब्जी ही नहीं थी, इसीलिए नहीं बन पाई। तो इसमें मेरी क्या गलती है? और जब मेरी गलती नहीं है तो मैं डांट क्यों खाऊं? मनीषा जी रिचा का ऐसा जवाब सुनकर चुप हो गई और आगे कुछ नहीं कह सकी। तभी अभिषेक घर पर सब्जियां लेकर आ गए और निशा ने फटाफट सब्जी बनाई और सबको खाना खिलाया। शाम को बालकनी में दोनों बैठकर चाय पी रही थी तो निशा ने कहा, रिचा, तुम यह सब कैसे कर लेती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? इस तरह से तो ये लोग तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मायके वालों से कर देंगे, और फिर बहू का इस तरह से बोलना शोभा भी नहीं देता है। क्या हुआ जो हम थोड़ी सी डांट खा लेंगे? कम से कम घर का माहौल तो शांत बना रहेगा। रिचा बोली, निशा भाभी, आप भी इन्हीं लोगों का पक्ष ले रही हो जिन्होंने आपको इतने कष्ट दिए हैं। और ये बताओ, हम फालतू में डांट क्यों खा लें जब हमने कोई गलती ही नहीं की है? हाँ, अगर गलती की होती तो मैं 10 बार माफ़ी मांग लेती, पर जब हमारी कोई गलती है ही नहीं तो हम क्यों सुने? और क्या हम इनके यहाँ मजदूरी करते हैं जो बिना बात के डांट खा लें? भाभी, आप मेरी एक बात गांठ मार लो। भाभी, जो सहता है ना उसी को सब दबाते हैं और सुनाते हैं। हम घर की बहू हैं, इस घर के सुख दुख की बराबर की हिस्सेदारी है, तो हम बिन बात के गुस्से को क्यों सहन करें? माना बहू को सहन करना चाहिए, पर वह इतना सहना चाहिए जो वास्तविक में सहने लायक हो। हमारी गलती होगी तो हम 10 बार सहेंगे, वरना विरोध करेंगे और अपने खिलाफ उठ रही आवाज़ को रोक देंगे।
ऋचा की बात सुनकर निशा बोली, ऋचा, पहले मैं भी तुम्हारे जैसी थी, पर ससुराल आकर मैं अपना अस्तित्व ही भूल गई। कभी अपने विरुद्ध उठ रही गलत आवाज़ को रोक ही नहीं पाई। हाँ भाभी, आपने बहुत जल्दी हार मान ली। आपने अब तक बहुत सहा है, पर अब मत सहो। अपने खिलाफ बोलने वालों के विरुद्ध तो आपको खुद ही खड़ा होना होगा। इसमें छोटी बहन बनकर मैं केवल आपको हिम्मत दे सकती हूँ, लेकिन करना तो आपको खुद ही है। अब निशा को हौसला आ गया था, क्योंकि ससुराल में कोई तो था जो उसका साथ दे रहा था। अगली सुबह अचानक उसके मोबाइल पर उसके मायके से फ़ोन आता है और निशा की मम्मी घबराते हुए बोलती हैं कि बेटा, तेरे पापा को हार्ट अटैक आया है, तो तू हमारे घर के पास वाले चौराहे पर जो अस्पताल है उसमें तुरंत आ जा। निशा सुनकर सन्न रह जाती है, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। घर में सबको अपने पापा की तबीयत के बारे में बताती है तो सब लोग कोई खास ध्यान नहीं देते। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन ऋचा ने तुरंत निशा से कहा, भाभी आप तुरंत जाओ और बल्कि अपना बैग पैक करके लेके जाओ। कुछ दिन वहीं रहना और अपने पापा की देखभाल करना। ऋचा की बात सुनकर निशा को हिम्मत आ जाती है और वह तुरंत अपना बैग जमा लेती है। फिर घर से निकलने लगती है कि मनीषा जी रोक देती हैं, बहू कहाँ जा रही है? अगर तेरे पापा मरने वाले होंगे तो तेरे जाने से कोई ठीक तो हो नहीं जाएंगे, और उन्हें ठीक होना होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं है। और फिर तू चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? इतने लोगों का खाना भी तो बनाना है, और आज बबीता की कुछ सहेलियां भी खाने पर आ रही हैं, तो तू कहीं नहीं जा सकती, ये मेरा आदेश है। निशा एक बार को रुक जाती है, फिर उसको सामने ऋचा खड़ी दिखती है जो उसे इशारे से जाने के लिए कहती है, तो उसके अंदर हिम्मत आ जाती है। वह बोली, मम्मी जी, आप मुझे आज नहीं रोक सकती हो। उधर अस्पताल में मेरे पापा जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और आपको घर के कामों की पड़ी है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने कितनी आसानी से मेरे पापा के मरने की बात कह दी। आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, पर आज नहीं रुकूंगी। कल को पापा को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को और आपको कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं पापा से मिलने और उनकी देखभाल करने ज़रूर जाऊंगी। और रही खाना बनाने की बात, तो घर में ऋचा, आप, बबीता सब लोग हैं, तो मेरे एक के जाने से कोई आफत नहीं आ जाएगी। मुझे तो अपने पापा से मिलने जाना ही है। निशा का ऐसा रूप देखकर मनीषा जी बोली, बहू मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर दोबारा घर में कदम मत रखना। मम्मी जी, पहली बात तो ये है कि ये घर मेरा भी है, इसीलिए मुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, मम्मी जी, मेरे एक दिन जाने में ही आपको खाना बनाना भारी लगता है, तो आप मेरे हमेशा चले जाने को तो सहन कर ही नहीं पाएंगी। अब आप पूरे परिवार सहित मुझ पर निर्भर हो गई हो, तो ये धमकी तो रहने ही दीजिए। और हाँ, पापा के ठीक होते ही मैं अपने आप वापस आ जाऊंगी, तब तक ऋचा घर संभाल लेगी। दोनों की बहस सुनकर बबीता कमरे से बाहर आ जाती है और बोली, भाभी ये क्या नाटक लगा रखा है आपने? मम्मी जब मना कर रही हैं तो मत जाओ, आपको मम्मी की हर बात माननी पड़ेगी। आज निशा के पास हर किसी की बात का जवाब था। वह बबीता से बोली, बबीता दीदी, कल को आपकी भी शादी होगी, आप किसी दूसरे घर चली जाओगी, तो क्या आप अपने बीमार मम्मी पापा से मिलने नहीं आओगी? आपकी सास आपको रोकेंगी तो आप तुरंत मान जाओगी? क्या आपका दिल आपके मम्मी पापा के लिए नहीं दुखेगा? ये सुनते ही बबीता कुछ न कह सकी। आज ऋचा ने हिम्मत दी थी तो निशा सबके सामने बराबर बहसबाजी कर पा रही थी। तभी वह अभिषेक को फ़ोन लगाती है, पर वह बिजी होता है और फ़ोन नहीं उठाता। इतने में आलोक जी कार की चाबी लेकर आते हैं और निशा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हैं। फिर निशा से कहते हैं, बहू तूने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास लेकर चलता हूँ। कहाँ बस और ऑटो में धक्के खाओगी? मैं कार से तुम्हें समय पर पहुँचा दूँगा। मनीषा जी भी कुछ नहीं बोल रही थी, वह चुपचाप खड़ी होकर अपनी स्वीकृति दे रही थी। निशा आज बहुत खुश थी, क्योंकि उसके इस छोटे से कदम ने आज उसके जीवन को बदल कर रख दिया था, और इसके लिए उसने अपनी दूर खड़ी देवरानी को आंखों ही आंखों में धन्यवाद दिया, क्योंकि उसकी वजह से ही आज घर में यह चमत्कार हुआ था। आज एक देवरानी ने बहन बनकर जेठानी का जीवन ही बदल दिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।